विकास के प्रमुख सिद्धांत। विकास के प्रमुख सिद्धांतों के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो स्थिति क्या है, उस बात को अच्छे से समझो। सबसे पहला मैं जो सिद्धांत आपको सिखाने वाला हूं वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है बेटा? जीन पियाजे। सिद्धांत कब दिया इन्होंने? 1923 में। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। सिद्धांत कब दिया? 1923। कहां के थे ये? स्विट्जरलैंड। कहां के थे ये? स्विट्जरलैंड, करेक्ट। अब ध्यान रखना है कि इसकी एक फेमस किताब आती है, वो किताब कौन सी है? तो ध्यान रखना, किताबें इसकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, किताबों के भी नाम कई बार पूछे जा सकते हैं, किताबें कौन सी है। तो देखो, द लैंग्वेज एंड thought of the language and thought of child। the language and thought of child। नंबर 2, the moral judgment of child। तीसरी है द कंसेप्शन ऑफ द वर्ड। द कंसेप्शन ऑफ द वर्ड। चौथी किताब आ जाती है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, करेक्ट। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि जीन पियाजे को किस किसका जनक माना जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे। खोज एवं निर्माण अवस्था का जनक कौन है? जीन पियाजे। विकासीय अवस्था का जनक कौन है? ठीक है, जीन पियाजे। संगति विकास सिद्धांत का जनक कौन है? जीन पियाजे। कौन है बेटा? जीन पियाजे। ठीक है, तो देखें, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। विकासीय अवस्था का जनक कौन है? जीन पियाजे। खोज एवं निर्माण अवस्था का जनक, खोज एवं निर्माण अवस्था का जनक जीन पियाजे। संगति विकास सिद्धांत का जनक कौन है? जीन पियाजे। संगति विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो संगति विकास सिद्धांत का जनक कौन बेटा? जीन पियाजे। फिर याद रहे अच्छे से, आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए जीन पियाजे खुद को क्या मानते थे, तो जैव वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी। जीन पियाजे स्वयं को जैव वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी मानते थे। जीन पियाजे स्वयं को जैव वैज्ञानिक एवं प्रकृतिवादी मानते थे, करेक्ट। फिर याद रखना, जीन पियाजे छोटे बालकों को
छोटे बालकों को, जीन प्याजे छोटे बालकों को क्या मानते थे? तो याद रखना, नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। आगे के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जीन प्याजे के बारे में और क्या होता है? जीन प्याजे के अनुसार बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखता है। जीन प्याजे के अनुसार बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखता है। प्याजे के अनुसार बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखता है। करेक्ट। आपसे पूछा जाए कि जीन प्याजे का यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, तो निर्मितवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्याजे का यह सिद्धांत एक कौन सा सिद्धांत है? निर्मितवादी सिद्धांत है। अब आपसे पूछा जाए कि निर्मितवाद का जन्म, निर्मितवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। निर्मितवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद से। करेक्ट। अब पूछा जाए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान से निर्मितवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। फिर पूछा जाए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? नाइजर, जिसे हम नीसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर गड़बड़ी होती है। ये आप नहीं, राजस्थान में 90% बच्चा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन प्याजे को ही मानेगा। ठीक है, नाइजर या नीसर। याद रखना, जीन प्याजे ने कौन से शब्द पर सबसे ज्यादा बल दिया? अहम केंद्रितता, इगोसेंट्रिज्म। ठीक है, जीन प्याजे ने अहम केंद्रितता शब्द पर सर्वाधिक बल दिया। और अंतिम कथन याद रखना, जीन प्याजे के अनुसार भाषा विचारों पर निर्भर करती है। जीन प्याजे के अनुसार भाषा विचारों पर निर्भर करती है। जीन प्याजे के अनुसार भाषा विचारों पर निर्भर करती है। कंप्लीट। तो ये बेसिक बातें हैं इस सिद्धांत की। तो पहले बेसिक बातें छापो, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। अब बात आती है कि एक चीज याद रखना, जीन प्याजे ने जो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, कि जीन प्याजे का ये जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये क्या काम करता है, किसको समझाने के लिए सिद्धांत देने की जरूरत पड़ी? तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक विकास को समझाने का प्रयास किया। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक विकास को समझाने का क्या किया? प्रयास किया। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीन प्याजे ने बालक बालिकाओं के कौन से विकास को समझाने का प्रयास किया था, तो मानसिक विकास को समझाने का प्रयास किया था। बहुत ही प्रैक्टिकल बात ध्यान में रखना है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक विकास को समझाने का प्रयास किया। मानसिक विकास का मतलब बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एक ही शब्द से रिलेटेड होती है। ठीक है, कि जीन प्याजे ने बालक बालिकाओं के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक विकास अर्थात
बौद्धिक विकास को समझाने का प्रयास किया। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? संवेदी पेशी विकास की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। लिखें एक लाइन। नॉट जीन पियाजे ने नॉट जीन पियाजे ने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक अर्थात बौद्धिक विकास को समझाने का प्रयास किया। मानसिक अर्थात बौद्धिक विकास को समझाने का प्रयास किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं की मानसिक अर्थात बौद्धिक विकास को समझाने का क्या किया? प्रयास किया। मानसिक अर्थात बौद्धिक विकास को समझाने का क्या किया बेटा? प्रयास किया। कंप्लीट। अब बौद्धिक विकास का जो लॉजिक है तो याद रखना, नोट डाल के विशेष हाईलाइट करना कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई? 4। लिखें, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4 अवस्थाएं बताई। अब देखो कौन कौन सी अवस्थाएं बताई। संवेदी पेशीय मतलब पेशी का मतलब गामक। संवेदी पेशीय विकास की अवस्था, संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था। और चौथी, औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। जीरो से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 या 12 वर्ष, और 11 से 15 यानी कि 12 से 15 या 18 वर्ष, अधिकतम 18 वर्ष। ये चारों अवस्थाओं के नाम लिखो एक बार। अब तो कम खाते हैं, है ही नहीं है? करेक्ट। अब 1 बाई 1 इन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है संवेदी पेशी विकास की अवस्था। सबसे पहली कौन सी है? संवेदी पेशी, संवेदी पेशीय
विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशी विकास की अवस्था, और संवेदी पेशी विकास की अवस्था का जो टाइम पीरियड है कितना है, 0 से 2 वर्ष। अब समझो, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेज ऑफ सेंसेंसरी, संवेदना ज्ञानेंद्रिय, स्टेज ऑफ सेंसेंसरी। ठीक है, संवेदी पेशी विकास की अवस्था, और संवेदी पेशी विकास की अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, स्टेज ऑफ सेंसेंसरी के नाम से। बिल्कुल क्लियर कट, अब समझना है। देखो, इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता। अब ज्ञान कैसे ग्रहण करेगा बच्चा, कैसे सीखेगा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के संबंध में अगर हम बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। मतलब 2 साल का बच्चा सोच समझ नहीं सकता, विचार चिंतन नहीं कर सकता। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अतः इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। मतलब बच्चा खुद सोच समझ नहीं सकता, लेकिन उसकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे वो सीखेगा जरूर। इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। कभी प्रश्न पूछा जाए कि बालक बालिका में सोचने समझने या विचार चिंतन करने की क्षमता का गुण विकसित होता है, तो 2 साल के बाद, मतलब 2.5 साल 3 साल में बच्चे में सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अतः इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। अतः बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर या चख कर ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे ठंडा मीठा तीखा गरम। जैसे ठंडा मीठा तीखा गरम कैसे? अब देखो, मम्मी ने रोटी बनाई और रोटी बनाकर तवा नीचे उतारा। बच्चा 1.5 साल 2 साल का बच्चा पास में खेल रहा था। जैसे ही तवा नीचे उतरा, बच्चे ने उसे तवे को पकड़ने की क्या की कोशिश की। अब बच्चे ने उसे तवे को पकड़ने की कोशिश की, तो मम्मी ने उसका हाथ वहां से हटाकर क्या कहा, नो बेबी ये गर्म है, नो बेबी ये गर्म है। थोड़ी देर बाद में जैसे ही मम्मी का ध्यान हटा, बच्चे ने उस गर्म तवे को पकड़ लिया और उसे तुरंत पता चल गया कि दिस इज गर्म। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चे को जब कहा गया कि ये गर्म है तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसे तुरंत समझ में आ गया कि गर्म क्या है। तो बोलो, बच्चे को गर्म चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से, सेंसेंसरी के माध्यम से। कंप्लीट। ये पूरा पूरा माजरा आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है? तो देखो कैसे इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान, बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता। क्या लें? कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल प्रैक्टिकल थॉट। फिर याद रखना, आगे के संबंध में अगर हम बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में बालक बालिकाओं में बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अभाव
पाया जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का क्या पाया जाता है बेटा? अभाव पाया जाता है। फिर याद रखना, अतः इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्रियाओं के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। करेक्ट। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों या सारी क्रियाओं के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे ठंडा, मीठा, है ना, तीखा, गर्म। संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों या सारी क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। अतः या जैसे अतः इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर या चख कर ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे ठंडा, मीठा, तीखा और गर्म। ठंडा, मीठा, तीखा, गर्म। ये पूरा मामला आपको इसमें ध्यान में रखना है। कंप्लीट लिखे। हर चीज को समझना है, समझने के बाद आपको अप्लाई करना है। अब एक बात विशेष याद रखना। अब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करेगा, तो संवेदी पेशी विकास की अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से क्या करता है बेटा? ज्ञान ग्रहण करता है। कंप्लीट, ये बात दिमाग में रखनी है। या अपनी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करने का काम करेगा। अब याद रखना कि जीन पियाजे ने संवेदी पेशी विकास की उप अवस्थाएं कितनी बताई? 6। जीन पियाजे ने संवेदी पेशी विकास की उप अवस्थाएं कितनी बताई? 6 उप अवस्थाएं बताई। देखो कौन कौन सी। नॉट, जीन पियाजे ने संवेदी पेशीय विकास की 6 उप अवस्थाएं बताई। कितनी उप अवस्थाएं बताई? 6 उप अवस्थाएं बताई। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 देखो, लिखना नहीं। प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था या प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था। 0 से 1 महीना की उम्र है ये। इसमें बालक कौन सा काम सीखता है? चूसने की क्रिया। कौन सी क्रिया सीखता है यहां पर? चूसने की क्रिया। दूसरी आती है मुख्य वृत्तीय क्रिया की अवस्था। मुख्य वृत्तीय क्रिया की अवस्था। कौन सी अवस्था? मुख्य वृत्तीय क्रिया की अवस्था। अब मुख्य वृत्तीय क्रिया की अवस्था के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो। मुख्य वृत्तीय क्रिया की अवस्था, इस अवस्था का सीधा सीधा सा फंडा याद रखना, 1 से 4 माह होता है। और इसमें बालक क्या करता है? दोहराने की क्रिया। कौन सी क्रिया करता है? दोहराने की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? दोहराने की, दोहराव की क्रिया काम यहां पर होगा, दोहराने की क्रिया।
नंबर थर्ड, ठीक है, गौण वृत्तीय क्रिया की अवस्था, गौण वृत्तीय क्रिया की अवस्था। कौन सी अवस्था? गौण वृत्तीय क्रिया की अवस्था 4 से 8वां। यहां पर क्या होता है? आंखों एवं हाथों में समन्वय स्थापित हो जाता है। आंखों एवं हाथों में, आंखों एवं हाथों में समन्वय स्थापित हो जाता है, समन्वय स्थापित हो जाता। प्रश्न पूछा जाए कि बालक बालिकाओं की आंखों और हाथों में समन्वय स्थापित कौन सी अवस्था में होता है, तो गौण वृत्तीय क्रिया की अवस्था के अंतर्गत। चौथी अवस्था आती है गौण स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा क्रिया की अवस्था, क्रिया की, गौण स्कीमेटा क्रिया की अवस्था 8 से 12वां। कौन सा बेटा? 8 से 12वां। इस अवस्था में बालक, याद रहे, इस अवस्था में बालक छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, तथा बालकों में, तथा बालक एक या दो अक्षरों के शब्द बोलने लगता है, शब्द बोलने लगता है। कंप्लीट। नंबर 4 के बाद में नंबर 5, तृतीय वृत्तीय क्रिया की अवस्था, तृतीय वृत्तीय क्रिया की अवस्था। कौन सी अवस्था? तृतीय वृत्तीय क्रिया की अवस्था। अब याद रखना, तृतीय वृत्तीय क्रिया की अवस्था के संबंध में अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति रहती है तृतीय वृत्तीय क्रिया की अवस्था का, लॉजिक समझो कि इस अवस्था का जो उम्र है 12 से 18 माह। कितना? 12 से 18 माह। क्या होता है कि इस अवस्था में बालक, याद रखना विशेष रूप से, कि इस अवस्था में बालक, बालिका में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। मतलब बालक हर चीज को जानने की कोशिश करता है। जैसे मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल में वो चीजें गई कैसे, वो बोल कैसे रहे, मोबाइल को पकड़कर वो लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, आवाज कहाँ से आ रही है ना। तो वो उसमें जिज्ञासाएं प्रवृत्ति आ जाती है, नई चीजों को जानने की कोशिश करता है। और अगर जब उसको समझ में नहीं आता तो मोबाइल को पटक पटक कर देखता है ना, उसको खाकर देखने की कोशिश करता है ये चीज है क्या। टीवी का रिमोट से हम चैनल चेंज करते हैं तो रिमोट को टीवी के सामने ऐसे करके देखेगा, उसको लगता है कि ऐसे करने पर टीवी से चैनल चेंज होते हैं। तो कई चीजें आती है कि इस अवस्था में बालक बालिका में जिज्ञासा प्रवृत्ति आ जाती है। तथा प्रश्न पूछा जाता है कि जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में बालक थांडाई के प्रयास एवं त्रुटि के नियम के अनुसार सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है, थांडाई के कौन सी अवस्था में बालक थांडाई के प्रयास जीन व्याधि की इस अवस्था के अनुसार बालक प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सीखना शुरू कर देता है। क्या करता है बेटा? प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सीखना शुरू कर देता है। कंप्लीट। तो याद रखना कि इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में, बालक बालिकाओं में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। तथा बालक थांडाई के प्रयास एवं त्रुटि के नियम के अनुसार,
सीखना प्रारंभ करता है, सीखना प्रारंभ करता है। ओके, नंबर 5 के बाद हम नंबर 6, मानसिक विन्यास द्वारा, मानसिक विन्यास द्वारा नवीन वस्तु खोजने की अवस्था, मानसिक विन्यास द्वारा नवीन वस्तु खोजने की अवस्था। और उम्र कितनी होती है? 18 से 24 माह। उम्र कितनी होती है? 18 से 24 माह। अब इस अवस्था का लॉजिक समझना आखिरकार है क्या चीज, इस अवस्था का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को समझना है कि इस अवस्था में आखिरकार ऐसी चीज होती है तो कैसे होती है और क्यों होती है। मानसिक विन्यास द्वारा नवीन वस्तु खोजने की अवस्था, इस अवस्था का सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब बच्चों के दिमाग में फोटो बनना शुरू हो जाएगा, इमेजिनेशन शुरू हो जाता है कि इस अवस्था में बालक बालिका में वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा आखिरकार ये वस्तु स्थायित्व कहते किसे हैं, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है, वस्तु स्थायित्व से आशय क्या है। तो वस्तु स्थायित्व से आशय का सीधा सा फंडा दिमाग में रखना, ठीक है, सीधा सा फंडा दिमाग में रखना। क्या स्थिति आती है कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भावना का मतलब क्या होता है, तो वस्तु स्थायित्व का से आशय, वस्तु स्थायित्व से आशय, किसे आशय? वस्तु स्थायित्व से आशय। मतलब क्या इसका समझो, दिमाग में फोटो बनना, इमेजिनेशन, कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया ही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया वस्तु स्थायित्व कहलाती है। बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? वस्तु स्थायित्व कहलाती है। कंप्लीट। बहुत नॉर्मल बात ध्यान रखना कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? तो वस्तु स्थायित्व कहलाती है। या बालक बालिकाओं के मस्तिष्क के समक्ष यानी कि किसी वस्तु के अस्तित्व में न होने के उपरांत भी, कोई चीज सामने है ही नहीं, कि किसी वस्तु के अस्तित्व में न होने के उपरांत भी कुछ देर के लिए बालक द्वारा उस वस्तु को खोजने की प्रवृत्ति वस्तु स्थायित्व कहलाती है। देखो जैसे ये मोबाइल जो है, याद रखना, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल आपके सामने 18 24 साल के बच्चे के सामने, तो 18 से 24 महीने का कोई बालक है, 18 से 24 महीने का कोई क्या है? बालक है। अब 18 से 24 महीने का कोई बालक है वो, और उस बच्चे के सामने ये मेरा मोबाइल पड़ा था या वो बालक इस मोबाइल से खेल रहा था, तो जब तक ये मोबाइल उस बच्चे के सामने है, उस बच्चे के दिमाग में इस मोबाइल का फोटो बन गया, इमेज बन गया। अब जैसे ही मैं इस मोबाइल को उससे मांगूंगा, देगा नहीं वो, तो मैं क्या करूंगा? जबरदस्ती छीनकर जेब में रख दूंगा, क्या कहूंगा? चिड़िया रहेगी, खो गया। तो बच्चा जब बच्चे के सामने जब मोबाइल था तो बच्चा इस मोबाइल से खेल रहा था, तो बच्चे के दिमाग में मोबाइल का फोटो बना हुआ है। अब जैसे मैं इस मोबाइल को छीनकर अगर जेब में छुपा दूंगा, तो बच्चे के दिमाग में जब तक इसका फोटो रहेगा तब तक बालक इस मोबाइल को ढूंढेगा कहाँ गया। जैसे हम बच्चों को के साथ में खेलते हैं, फिर हम जाने की कोशिश करते हैं, बच्चा रोता है ना, तो हम दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, बिट्टू मैं कहाँ हूं, है ना, त्याग जहाँ करते हैं ना। तो जब तक हम उस बच्चे को नजर नहीं आते हैं तब तक वो दरवाजे की तरफ देखता रहता है। जैसे वापस त्याग जहां करेंगे वो बच्चा खुश, विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया
ही वस्तु स्थायित्व कहलाती है। वस्तु स्थायित्व कहलाती है या किसी वस्तु के अस्तित्व में न होने के उपरांत भी बालक द्वारा उस वस्तु को ढूंढने की प्रवृत्ति वस्तु स्थायित्व कहलाती। ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि कितनी अवस्थाएं बताई इसने, 6 उप अवस्थाएं बताई। कितनी? पहली अवस्था कौन सी? प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। जब बच्चा 1 महीने का होता है तो चूसने की क्रिया मतलब स्तनपान करना सीखता है, दूध पीना सीखता है। बच्चा पैदा ही हुआ, पैदा होने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाया जाता। माँ जब पहली बार दूध पिलाती तो बच्चे को किसने कहा कि भाई साहब दूध कैसे चूसते हैं? बोलो, वातावरण से ज्ञान ग्रहण किया, वातावरण के संपर्क में आने पर ज्ञानेंद्रियां ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगी। 4 महीने में बच्चा अच्छे से उस कार्य को दोहराना शुरू कर देगा, अच्छे से दूध पीना सीख जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक और आंखों के बीच में, बालक के हाथों और आंखों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। बालक जिस चीज को देखता है, जिस चीज को पकड़ना चाहता है, उस चीज को देखने के बाद हाथ से पकड़ लेगा। गौण स्कीमेटा, इस अवस्था में बालक छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है। जैसे कोचिंग आते समय आप बच्चों से अगर बाई बोल के आओगे तो वो हाथ हिलाएगा, ठीक है, पापा मम्मी दादा दादी काका काकी करेगा, अनुकरण करना शुरू कर देगा। तृतीय वृत्तीय क्रिया की अवस्था, इस अवस्था में बालक बालिका में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालक आसपास की छोटी छोटी चीजों को जानना चाहता है तथा प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखना शुरू कर देगा। मतलब लड़खड़ाते हुए चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर सही चलने की कोशिश करेगा, अटकता हुए बोलने की कोशिश करेगा, फिर बोलेगा, फिर वापस अटकेगा। तो ऐसी सारी सामान्य से विशेष का लॉजिक। इसमें बालक बालिकाओं के दिमाग में वस्तु स्थायित्व का इमेज बन जाता है कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया वस्तु स्थायित्व कहलाता है। या बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई इमेज आ रहा तो वो वस्तु स्थायित्व में आ जाएगा। कोई वस्तु सामने नहीं है फिर भी बालक उसे ढूंढ रहा है तो वस्तु स्थायित्व का लॉजिक आएगा। लिखें, एक लाइन लिखें, जीन प्याजे ने संवेदी पेशी विकास की 6 उप अवस्थाएं बताई। लिखें, कंप्लीट है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक, स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशन। ठीक है, स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। कौन सी अवस्था उठा? पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था के संबंध में अगर हम बात करते हैं क्या स्थिति रहती है वो देखो। उम्र कितनी है? 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था और उम्र कितनी है? 2 से 7 वर्ष। ओके, इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है, लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। 2 से 7 साल का बच्चा सोच समझ सकता है, विचार चिंतन कर सकता है। कि इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है, लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। अतः इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में इस अवस्था में बालक
कई इस अवस्था में बालक अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है। करेक्ट। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात याद रखना कि इस अवस्था में बालक का लॉजिक क्या होता है कि इस अवस्था में बालक अक्षर और गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, माता पिता की आज्ञा मानना शुरू कर देता है। आपको सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछा था, कौन सी अवस्था में बालक भाषा का सार्थक उपयोग करना शुरू कर देता है? तो जीन व्याधि के अनुसार पूर्व संज्ञात। इस अवस्था में बच्चा अच्छे से बोलना शुरू कर देगा। 7 साल का बालक फर्राटेदार बोलता है। कई इस अवस्था में बालक अक्षर और गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है। दैट्स क्लियर। इस अवस्था में बालक बालिका में प्रतीकात्मक भावना, बड़ी चीजों को छोटे रूप में देखना शुरू कर देता है। प्रतीकात्मक भावना का मतलब याद रखना, जैसे प्लास्टिक की कार है, नकली कार है, उसे असली कार के रूप में समझ ले सकता है कि हाँ ये कोई गाड़ी का रूप है, ये क्या है, कार है ना। तो हर चीज को समझना शुरू कर देता है। जीन ब्याजे ने इसकी 2 उप अवस्थाएं बताई, प्राक प्रत्यात्मक प्रीस्पेक्चुअल, प्राक प्रत्यात्मक काल और अंत प्रज्ञ काल। प्राक प्रत्यात्मक काल और अंत प्रज्ञ काल। कौन सा काल बताया? प्राक प्रत्यात्मक काल, प्राक प्रत्यात्मक काल। और दूसरा कौन सा बताया? अंत प्रज्ञ काल, अंत प्रज्ञ काल। प्राक प्रत्यात्मक का काल का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 से 4 वर्ष। यहां पर क्या होता है? 4 से 7 वर्ष। करेक्ट। अब समझना, प्राक प्रत्यात्मक काल के अंतर्गत और अंत प्रज्ञ काल के अंतर्गत ध्यान देना है कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में जीववाद, कौन सा वाद? जीववाद, अहम केंद्रितता, कौन सा? अहम केंद्रितता, सूचकता और केंद्रीकरण जैसे गुणों का विकास हो जाता। केंद्रीकरण जैसे गुणों का विकास हो जाता है, गुणों का विकास हो जाता है। बिल्कुल क्लियर कट बात दिमाग में रखना है कि जीववाद, अहम केंद्रितता, सूचकता, केंद्रीकरण जैसे गुणों का विकास हो जाता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, याद रखना, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लेना कि कौन सी अवस्था में बालक बालिकाओं में जीववाद, अहम केंद्रितता, सूचकता, केंद्रीकरण जैसे गुणों का विकास हो जाता है। तो पहली अवस्था तो कौन सी होती है? पूर्व संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। कौन सी? पूर्व संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। कौन सी? पूर्व संज्ञानात्मक। लेकिन पूर्व संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था? तो प्राक प्रत्यात्मक काल। कौन सा? प्राक। अब दिमाग में आ जाए कि जीववाद का मतलब क्या है। अब पूछ लिया जाए कि जीववाद का मतलब क्या है। भाई जीववाद कहते किसे हैं? जीववाद का मतलब क्या है? अब जीववाद के संबंध में अगर हम बात करते हैं, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। जीववाद का मतलब क्या है? कि बालक बालिकाओं के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव कल्पना या सजीव चिंतन, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव कल्पना या सजीव चिंतन करने की प्रक्रिया जीववाद कहलाती है। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव कल्पना या सजीव चिंतन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीववाद। जैसे खिलौने को वास्तविक समझना, नकली खिलौना फीलिंग असली, धक्का का प्लास्टिक की गाड़ी को धक्का खुद दे रहा है, मुंह से आवाज निकाल रहा है, लेकिन उसको चलता, गाड़ी चल रही है, नकली को असली चीज समझ रहा है। पंखा चलता है, पंखे को भी जिंदा मानता, पंखे को भी सजीव मानता है 2 से 4 साल का बच्चा, जबकि पंखा चलता नहीं, पंखा घूमता है। रेडियो चलता है, रेडियो चलता नहीं, रेडियो बजता है। भगवान के भोग लगाना, क्या भगवान भी खाते हैं? बोलो जीववाद के तहत ही है। कर्मा बाई ने कहा था ना कि थाली भर में लाई खींचड़ो, अरे ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। बोलो भगवान में जीववाद का ही तो बहुत था। एक बालक चलता हुआ सड़क पर गिर जाता है, एक बालक चलता हुआ सड़क पर गिर जाता है, तो वह यह कहता है कि सड़क ने मुझे गिरा दिया। बोलो बालक सड़क को ही क्या मान रहा है? जिंदा मान रहा है, इसने गिराया। दीवार से टकरा जाता है, पलंग से टकरा जाता है, सीढ़ी से गिर जाता है, तो मम्मी सीढ़ी के ऊपर मुक्का मार के कहती ना, ले मैंने इसको मार दिया, रो मत अब। तो बच्चा खुश कि इसने मुझे गिराया तो मम्मी ने इसको मारा। इसका मतलब सामने वाली चीज को भी क्या मान रहा, वो जिंदा मान रहा है। तो बोलो क्या आ जाएगा इसमें? ये जीववाद।
अहम केंद्रिता। आगे कौन सा है भाई साहब? अहम केंद्रिता। कौन सा? अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या लॉजिक आता है? ईगोसेंट्रिज्म का संबंध देखो कि बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं के विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझकर, बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं के विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरों के विचारों को महत्व न देने की प्रक्रिया अहम केंद्रिता कहलाता है। बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं के विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरों के विचारों को महत्व न देने की प्रक्रिया अहम केंद्रिता कहलाती है। अहम केंद्रिता में बालक अपनी नजर से दुनिया को देखता है और यह सोचता है कि दुनिया का या वातावरण का मुख्य केंद्र मैं ही हूं और वातावरण की सारी चीजें मेरे आसपास चक्कर लगाती है। जैसे सड़क है ना, गाड़ी में चलते समय यह विचार करना कि पेड़ पौधे भी मेरे साथ चल रहे हैं। हम बस में जब बैठ के चलते हैं या कार में बैठ के चल रहे हैं तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे भी हमारे साथ चल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेड़ पौधे तो वही हैं, जबकि बच्चे को लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। सड़क के किनारे लगे होर्डिंग को देखने पर यह विचार करना कि इस पोस्टर की नजर सिर्फ मुझ पर ही है। सड़क के किनारे लगे होर्डिंग को देखने पर इस पोस्टर की नजर, इस फोटो की नजर सिर्फ मुझ पर है। करीना कपूर का फोटो लग रहा है, करीना कपूर का फोटो देखने के बाद हमें लगता है कि इसकी, करीना कपूर की नजर सिर्फ मुझ पर है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसकी नजर भी हमारे साथ साथ घूमेगी, ऐसा लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये हमारी सोच है। विशेष याद रखना, जीन पियाजे ने बालक बालिकाओं के अहम केंद्रिता के गुण को प्रकट करने के लिए 3 माउंटेन प्रॉब्लम का सहारा लिया। 3 पर्वत, ठीक है, 3 पर्वत मान लेते हैं, ये पर्वत 1, पर्वत 2, पर्वत 3। यहां पर एक प्लास्टिक का गुड्डा रखा गया और यहां पर एक बालक था, करेक्ट। इस प्लास्टिक के गुड्डे को इस एंगल में रखा गया कि इसके ऊपर भी नजर, इस पर भी नजर और इस पर भी नजर। फिर इस बच्चे से पूछा गया कि इस सबसे महत्वपूर्ण नजर, सबसे ज्यादा नजर किसके ऊपर है? और पर्वत ए, पर्वत बी, पर्वत ए, पर्वत बी और पर्वत सी पर इस बच्चे को माउंटेन पर क्या चीजें नजर आ रही है? क्या चीजें नजर आ रही है? तो नजर, इस बच्चे ने इसको देखने के बाद सोचा कि इस गुड्डे की नजर ए पे हो सकती है, बी पे भी हो सकती है, सी पे भी हो सकती है। एक पे बर्फ नजर आ रहा है, एक पे कंटीली झाड़ियां, एक पे पत्थर नजर आ रहा है। मतलब अब ये किसको देख रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन इस बच्चे की थिंकिंग है कि ये बच्चा ऐसा देख रहा हो सकता है, ये प्लास्टिक का गुड्डा ये देख रहा हो सकता है। इसका मतलब 3 माउंटेन प्रॉब्लम को समझाने के लिए कौन सा तत्व था? अहम केंद्रिता को समझाने के लिए 3 माउंटेन प्रॉब्लम का सहारा लिया। सूचकता, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के संबंध में किया गया मानसिक चिंतन, किसी विषय वस्तु के संबंध में किया गया मानसिक चिंतन सूचकता कहलाता है। जैसे मैं किसी का सूचक बताऊंगा, आपके दिमाग में उसके बारे में विचार आना शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, खत्म, खलास, ओके, टाटा, बाय बाय, गया। बोलो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन केवल सूचक हिंट दे दिया, तो उसके आधार पर आपके दिमाग में विचार आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रीकरण, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के एक ही पक्ष या एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के एक ही पक्ष या एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के एक ही पक्ष या एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? केंद्रीकरण कहलाती है। कंप्लीट। जैसे छोटे बालक बालिकाओं के द्वारा लंबी गिलास में जूस पीने की जिद करना, छोटे बालक बालिकाओं के द्वारा लंबी गिलास में जूस पीने की क्या करना? जिद करना कि मैं तो इसमें पीऊंगा, जबकि गिलासों में दोनों में जूस बराबर ही आता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि लंबी वाली में ज्यादा होगा। तो ये इसका लॉजिक हो जाएगा। करेक्ट? बोलोगे तो नहीं? लिखें। और अंत प्रज्ञा काल में याद रखना, इसमें बालक बालिका में भाषाई कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है और बालक सामान्य गणितीय प्रक्रियाओं को हल करना प्रारंभ कर देता है। लिखें। लेकिन इस अवस्था में बालक बालिकाओं में, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विचार एवं चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिका में विचार या चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विचार एवं चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विचार एवं चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है।
लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। इस अवस्था में बालक बालिका में विचार एवं चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है, लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। अतः इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी, नॉन रीजनिंग, अतार्किक चिंतन, हे भगवान, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे किसके नाम से बेटा? अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिखें, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। नाम पूछने पर नाम बताना, नाम पूछने पर नाम बताना, नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, और माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है। और माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है। नॉट, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में, बालक बालिकाओं में प्रतीकात्मक भावना, प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। ओके, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।
आगे क्लास हिस्ट्री कल्चर। समझ में आई बातें? और साहब